राधे राधे मित्रों। स्वागत है आपका मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल में। अभी हम देख रहे हैं पंचांग देखना पार्ट टू। पंचांग देखना पार्ट वन मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था। आप लोगों ने उसको बड़ा ही स्नेह और प्यार दिया। पंचांग देखना पार्ट वन में हमने सीखा था पंचांग के बारे में एक संक्षिप्त परिचय, क्या होता है कि पंचांग से हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पंचांग से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो पंचांग से हम 5 चीज़ें देखते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग व करण। अब हम इन तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण के बारे में एक एक कर करके देखेंगे। तो मेरा ये जो वीडियो है यह तिथि के बारे में मैंने इसमें डिटेल में समझाया है। तो हम सभी लोग तिथि को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तिथि को पंचांग में कैसे देखते हैं, यह सब इस वीडियो में जानेंगे। तिथि जो होती है वो चंद्रमा और सूर्य दोनों की गति पर आधारित होती है। तिथि चंद्रमा की एक कला को तिथि कहते हैं। तिथि जो होती है वो भी समय की एक इकाई है, परंतु यह सूर्य व चंद्र के मध्य के अंतर पर आधारित होती है। सूर्य व चंद्र के मध्य यदि 12 डिग्री का अंतर है, दोनों के लॉन्गिट्यूड में यदि 12 डिग्री का अंतर है, तो वह अंतर बढ़ने पर तिथि का परिवर्तन होता है। अमावस्या के रोज क्या होता है, सूर्य और चंद्र एक साथ होते हैं और सूर्य के और चंद्र दोनों के लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री का अंतर होता है। फिर क्या होता है, सूर्य तो धीरे धीरे गति करता है, वह पूरा एक चक्कर अर्थात 360 डिग्री घूमने में 1 साल का समय लेता है। लेकिन चंद्रमा जो है वह एक चक्कर 27.3 दिनों में ही लगा लेता है। और आगे अभी हम और देखेंगे कि वो पृथ्वी का चक्कर तो 27.3 दिन में लगाता है, लेकिन उसका जो कला के आधार पे कला के आधार पे जो चक्र होता है वो 29.5 दिन में होता है। अभी हम वह इसी वीडियो में आगे देखेंगे। तो अभी हम इतना जानते हैं कि सूर्य जो है वह एक पूरा चक्कर लगाने में उसको 365 दिन अर्थात 1 साल पूरा लगता है और चंद्रमा को कम समय लगता है। तो दोनों की डिग्रियों में हर महीने अंतर होता है। हर महीने चंद्रमा जो है सूर्य से के पास आता है और दोनों के लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री का अंतर होता है और फिर धीरे धीरे चंद्रमा सूर्य से दूर होता चला जाता है। तो जब चंद्रमा के लॉन्गिट्यूड और सूर्य के लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री का अंतर होता है तो वह तिथि कहलाती है अमावस्या की तिथि। फिर जैसे जैसे चंद्रमा तेजी से आगे बढ़ता है तो सूर्य की गति और ज्यादा होती है, तो सूर्य की गति ज्यादा होने से दोनों के लॉन्गिट्यूड में जब 12 डिग्री का अंतर हो जाता है, तो जैसे ही 12 डिग्री के अंतर को क्रॉस करते हैं वैसे ही प्रथमा तिथि लग जाती है, जिसको हम प्रतिपदा, कहीं कहीं पर उसको पड़वा भी कहते हैं। 24 डिग्री का जैसे ही अंतर हो जाता है दोनों के लॉन्गिट्यूड में, तो द्वितीय तिथि लग जाती है। इसी प्रकार क्रम से अंतर बढ़ करके 100 डिग्री होता है तो पूर्णिमा तिथि हो जाती है। फिर जैसे ही पूर्णिमा तिथि खत्म होती है तो शुक्ल पक्ष खत्म हो जाता है, कृष्ण पक्ष लग जाता है, क्योंकि जब पूर्णिमा तिथि खत्म होती है तो उसके बाद जो पक्ष आता है अगले महीने का वो कृष्ण पक्ष होता है। तो फिर वो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि अर्थात जब 180 डिग्री से लेकर के 172 डिग्री के बीच में अंतर होगा, तो या 180 डिग्री से जो 172 क्षमा चाहता हूँ, 180 डिग्री से 192 डिग्री, 180 डिग्री से 192 डिग्री के बीच का जब अंतर आएगा तो प्रतिपदा तिथि लग जाएगी कृष्ण पक्ष की। आगे हम टेबल में इसको विस्तार से देखेंगे। पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा की कलाओं का चक्र पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक लगभग 29.5 दिनों की अवधि में पूरा होता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें चंद्रमा पूर्ण प्रकाश से घटते हुए अदृश्य
अमावस्या होता है, अमावस्या के दिन अदृश्य हो जाता है और धीरे धीरे पुनः बढ़ने लगता है। इस तरह से हम देखेंगे कि पूर्णिमा से पूर्णिमा तक चंद्र की कलाओं का चक्र क्रमवार हम समझते हैं। पूर्णिमा, जिस दिन सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो उस दिन क्या होता है, चंद्रमा पूरी तरह से प्रकाशित होता है और गोल दिखाई देता है। और पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्रमा और सूर्य के लॉन्गिट्यूड में 180 डिग्री का अंतर होता है। घटता हुआ या गिब्स, पूर्णिमा के बाद चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार धीरे धीरे घटने लगता है। तीसरा या अंतिम चतुर्थांश हम जिसको कहते हैं, चंद्रमा का आधा भाग प्रकाशित दिखता है। घटता हुआ अर्धचंद्र, चंद्रमा अदृश्य होने से पहले एक पतले हंसिए के रूप में रह जाता है। पांचवा अमावस्या, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है और इसका कोई भी प्रकाशित भाग नहीं दिखता है। फिर इसके बाद अमावस्या के बाद चंद्रमा का आकार फिर बढ़ने लगता है, तो हम कहते हैं बढ़ता हुआ अर्धचंद्र। अमावस्या के बाद दाईं ओर से चंद्रमा का छोटा सा हिस्सा फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर प्रथम चतुर्थांश, चंद्रमा का आधा भाग प्रकाशित दिखता है। बढ़ता हुआ गिब्स, चंद्रमा पूरी तरह से गोल होने के करीब होता है। फिर पूर्णिमा आ जाती है। पूर्णिमा जब आ जाती है तो चंद्रमा फिर से पूरा का पूरा दिखने लगता है। इस प्रकार 16 कलाएं भी मानी जाती हैं, जिनमें 15 दिन पूर्णिमा से अमावस्या, कृष्ण पक्ष, घटता हुआ चंद्रमा और 15 दिन अमावस्या से पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष, बढ़ता हुआ चंद्रमा के होते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27.3 दिनों में एक पूरा चक्कर लगाता है। इसे चंद्रमा की कक्षीय अवधि या साइडेरियल मंथ कहा जाता है। हालांकि चंद्रमा की फेज, जैसे पूर्णिमा से पूर्णिमा का चक्र लगभग 29.5 दिनों का होता है, जिसे सिनोडिक मंथ कहा जाता है। अब ये अंतर क्यों होता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27.3 दिनों में चक्कर लगाता है, लेकिन उसका जो कला का चक्रण है वो 29.5 दिनों का होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है पर पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगा रही है। तो इस तरह से हम जब सूर्य और चंद्रमा के बीच सापेक्षिक अंतर देखते हैं तो वो 29.5 दिनों का आता है। और चूंकि हम तिथि के कैलकुलेशन करने के लिए चंद्रमा का लॉन्गिट्यूड और सूर्य का लॉन्गिट्यूड लेते हैं, इसीलिए उनमें जो अंतर आता है, लॉन्गिट्यूड में जो अंतर आता है, वो 29.5 दिनों में एक पूरा चक्रण पूर्ण होता है। इसीलिए तिथि कैलकुलेशन के लिए हम 29.5 दिनों का अंतर लेते हैं और 29.5 दिनों का ही एक हिंदी कैलेंडर के हिसाब से एक महीना होता है। आइए देखिए, समझते हैं इस चार्ट से। शुक्ल पक्ष, जैसे ही चंद्रमा और सूर्य एक साथ थे, दोनों का अंतर 0 डिग्री था, 0 डिग्री अंतर था तब तक, अर्थात 0 डिग्री अंतर होते ही सूर्य और चंद्रमा एकदम पास पास थे, वो अमावस्या का दिन था। और जैसे ही 0 डिग्री से 12 डिग्री का अंतर हुआ, 12 डिग्री का अंतर हुआ, 0 डिग्री से थोड़ा सा अंतर आगे गया तो लग गई प्रथमा तिथि, पड़िवा तिथि और शुक्ल पक्ष की। पूर्णिमा के बाद, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आ गया और प्रथमा तिथि लग गई। द्वितीय तिथि दूज, जैसे 12 डिग्री से 24 डिग्री का अंतर तब तक था तो द्वितीय तिथि थी, और जैसे ही 24 डिग्री को क्रॉस किए तृतीया तिथि लग गई। तो तृतीया तिथि 24 डिग्री से 36 डिग्री तक तृतीया तिथि थी। और जैसे ही चंद्रमा के लॉन्गिट्यूड और सूर्य के लॉन्गिट्यूड में 36 डिग्री से ज्यादा का अंतर आया, वैसे ही चतुर्थी तिथि लग गई। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है और आखिरी में हम देखेंगे, जैसे ही 168 डिग्री को चंद्रमा क्रॉस करता है, दोनों का अंतर सूर्य के लॉन्गिट्यूड और चंद्रमा के लॉन्गिट्यूड में
168 डिग्री का अंतर होता है तो लग जाती है पूर्णिमा। और जैसे ही 180 डिग्री पूरा हो जाता है, 180 डिग्री पूरा हो जाता है अर्थात चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के एकदम आमने सामने होते हैं, और फिर उसके बाद जैसे ही 180 डिग्री को क्रॉस करता है अंतर, वैसे ही लग जाती है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि या प्रथमा तिथि कृष्ण पक्ष की। इस तरह से आगे ये क्रम चलता रहता है, और सबसे आखिरी में हम देखेंगे जब चंद्रमा और सूर्य के लॉन्गिट्यूड के बीच का अंतर 348 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो लग जाती है अमावस्या। और जैसे ही 360 डिग्री होता है अर्थात कि चंद्रमा और सूर्य बिल्कुल पास पास आ जाते हैं 360 डिग्री, अर्थात फिर से उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया और वो एकदम पास पास आ गए, अमावस्या लग गई। अमावस्या लगने के बाद फिर जैसे ही 360 डिग्री अर्थात 0 डिग्री से आगे उनका अंतर होगा, 0 डिग्री से आगे, 360 डिग्री से आगे अर्थात 0 डिग्री से आगे जैसे अंतर होगा तो फिर से प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। इस तरह से यह पूरे महीने का क्रम चलता रहता है। आइए इस चार्ट से समझते हैं। देखिए ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, तो तिथि इज इक्वल टू क्या होता है, चंद्रमा का लॉन्गिट्यूड माइनस सन का लॉन्गिट्यूड डिवाइडेड बाय 12। 12 से हम भाग दे देंगे, 12 से भाग दे देंगे अर्थात मान लीजिए कि 0 डिग्री, दोनों के बीच का अंतर 0 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा आता है, 0 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में अंतर आता है। मान लीजिए कि मून का लॉन्गिट्यूड और सन के लॉन्गिट्यूड में 12 डिग्री से कम का अंतर आता है, तो यहाँ पर जो इसका जब हम इसको हल करेंगे तो वो 0 कुछ कुछ वैल्यू आएगी, 0 कुछ कुछ वैल्यू आ रही है, इसका अर्थ है कि प्रतिमा तिथि लग गई है, प्रतिपदा तिथि लग गई है। अब मान लीजिए मून का लॉन्गिट्यूड और सन के लॉन्गिट्यूड का मान 13 डिग्री आता है, मान लीजिए 13 डिग्री आता है अर्थात 12 डिग्री से ज्यादा आता है। तो 13 डिग्री आया है, इसका मतलब क्या है, 13 को जब हम 12 से भाग देंगे तो 1 कुछ कुछ मान आएगा, 1 समथिंग समथिंग मान आएगा। तो 1 समथिंग समथिंग मान आ गया, मतलब द्वितीया तिथि लग गई, द्वितीया तिथि लग गई। और जैसे ही दोनों का 12 डिग्री होता है, दोनों का अंतर 12 डिग्री आता है, तो 12 डिवाइडेड बाय 12 अर्थात प्रथमा तिथि लग गई। इस तरह से हम तिथि का कैलकुलेशंस करते हैं। ध्यान रखें कि 12 डिग्री का अंतर बढ़ने पर तिथि परिवर्तित होती है, किंतु 12 डिग्री का यह अंतर सदा एक निश्चित अवधि में ही बढ़ेगा या घटेगा ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है, वह घटती और बढ़ती रहती है। यहाँ तक कि 12 डिग्री का यह अंतर कभी चंद्र 19 घंटे 59 मिनट में काटता है, तो कभी यह अंतर काटने में उसे 26 घंटे 49 मिनट तक का समय भी लग जाता है। इस अंतर के कारण एक दिवस में एक ही तिथि नहीं रह पाती है, कभी एक दिवस में 2 या 1.5 तिथि बढ़ जाती है तो कभी घट भी जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए भारतीय पंचांग शास्त्र उस तिथि को दिवस की तिथि मानता है जो सूर्योदय के समय चल रही होती है, भले ही वह सूर्योदय के तुरंत बाद ही समाप्त हो जाए। कहने का अर्थ यह है कि तिथि का क्षय होता रहता है और तिथि में वृद्धि होती रहती है, क्योंकि चंद्रमा की गति एक समान नहीं है कि वो 24 घंटे में ही चंद्रमा पूरा एक चक्कर लगाएगा। तो इसकी गति समान न होने की वजह से तिथि का एक समय निर्धारित होता है कि इस समय ये तिथि समाप्त हो जाएगी। तो जिस दिन हमें तिथि जानना है कि आज क्या तिथि रहेगी, उस दिन का हम सूर्योदय देखते हैं कि जब सूर्योदय हुआ था, मान लीजिए सुबह 5:35 पर सूर्योदय हुआ है, तो 5:35 पर कौन सी तिथि थी, 5:35 पर जो तिथि रहेगी
हम मानेंगे कि उस दिन वही पूरे दिन वही तिथि है। बशर्ते हो सकता है कि 5:35 पर कोई तिथि थी, जब सूर्योदय हुआ तब प्रथमा तिथि थी, और 5:36 पर द्वितीय तिथि लग गई। समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बात, कि मान लीजिए सूर्योदय था वो 5:35 पर हुआ था। उस दिन 5:35 पर हमने देखा कि प्रतिपदा तिथि थी, प्रथमा तिथि थी, और 5:36 पर मतलब जस्ट 1 मिनट बाद द्वितीय तिथि लग गई। जस्ट 1 मिनट बाद द्वितीय तिथि लग गई, लेकिन हम उस पूरे दिन प्रथमा तिथि ही मानेंगे, क्योंकि सूर्योदय के समय प्रथमा तिथि थी। अतः यदि आज सूर्योदय के समय द्वितीया चल रही है, तो द्वितीया ही आज की तिथि मानी जाएगी। यदि सूर्योदय के बाद तृतीया शुरू हो गई है, तो भी आज के दिन पूरे दिन हम क्या मानेंगे कि द्वितीया तिथि ही थी। यदि वही द्वितीया कल सूर्योदय की समय भी रहे, आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे कि मान लीजिए आज शनिवार है, आज सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि थी, तो हम द्वितीया तिथि ही मानेंगे, चाहे सूर्योदय के ठीक बाद तृतीया तिथि लग गई हो, तो हम पर आज दिन भर द्वितीया तिथि ही मानेंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आज सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि थी, और आज शनिवार है, आज शनिवार में सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि थी, और कल रविवार है, कल भी सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि ही थी, तो आज भी द्वितीय तिथि मानी जाएगी और कल भी द्वितीय तिथि ही मानी जाएगी। इसके विपरीत यदि आज सूर्योदय के समय द्वितीय है, आज सूर्योदय हुआ, आज द्वितीय है, और सूर्योदय के बाद द्वितीय खत्म होकर के तृतीय आ गई, और जब कल सूर्योदय से पूर्व ही तृतीय तिथि समाप्त हो गई। मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे कि मान लीजिए आज शनिवार है, आज द्वितीय तिथि थी, सूर्योदय के समय द्वितीय तिथि थी, और सूर्योदय के ठीक बाद 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद तृतीय तिथि लग गई। तृतीय तिथि लग गई तो हम आज क्या मानेंगे, सूर्योदय के समय तो आज द्वितीय तिथि थी, तो हम मानेंगे कि द्वितीय तिथि है। उसके बाद उसके 10 मिनट बाद तृतीय तिथि लग गई, पर हम तो यही मानेंगे क्योंकि सूर्योदय के समय जो है वो द्वितीय तिथि थी, तो हम यही मानेंगे कि आज द्वितीय है, तृतीय नहीं मानेंगे। अब आज दिन भर तृतीय तिथि रही, और कल के सूर्योदय के पहले ही तृतीय तिथि समाप्त हो गई। कल का सूर्योदय मान लीजिए 5:37 पे था, और उसके ठीक पहले 5:35 पे, 37 की जगह 35 मिनट पे तृतीय तिथि समाप्त हो गई, और चतुर्थ तिथि लग गई। इसका अर्थ क्या हुआ कि कल का जो सूर्योदय हो रहा है उस दिन चतुर्थी तिथि मानी जाएगी, तृतीय तिथि का क्षय हो गया। तृतीय तिथि का क्षय क्यों हो गया, क्योंकि आज के सूर्योदय के समय भी तृतीय तिथि नहीं थी, और कल के सूर्योदय के पहले ही तृतीय तिथि समाप्त हो गई, तो कल के सूर्योदय के समय भी तृतीय तिथि नहीं थी, तो इसको कहते हैं हम एक तिथि का क्षय हो गया। इस प्रकार वृद्धि तथा क्षय की व्यवस्था करके राशियों को 15 दिनों में एक पक्ष में ही पूर्ण करते हैं। सूर्योदय के समय की तिथि ही दिवस की तिथि मानी जाती है। अगले दिन सूर्योदय पर भी वही तिथि हो तो उसे तिथि वृद्धि कहा जाता है, तथा अगले दिन सूर्योदय के समय तक 2 तिथियां सरक चुकी हो तो एक तिथि का क्षय मानकर सूर्योदय से पूर्व वाली तिथि को क्षय तिथि कहा जाता है। वृद्धि हो अथवा क्षय, एक पक्ष में 15 तिथियां पूर्ण हो जाती हैं। आइए अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये मैंने एक महीने के पंचांग की पिक्चर्स यहाँ पर लगाई हुई है। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, चतुर्थी तिथि मंगलवार, चतुर्थी तिथि मंगलवार रात्रि 4:54 पर यह तिथि समाप्त हो गई। ठीक है, समझ गए आप लोग।
कि मंगलवार की रात्रि मतलब हम कहेंगे कि बुधवार की सुबह, 4:45 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो गई। अब हम देखेंगे कि सूर्योदय कितने बजे हो रहा है। सूर्योदय बुधवार को हो रहा है 5:31 पर। सूर्योदय हो रहा है 5:31 पर। इसका अर्थ है कि चतुर्थी तिथि तो 4:54 पे समाप्त हो गई, अर्थात पंचमी तिथि लग गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सूर्योदय के पहले पंचमी तिथि लग चुकी है, अर्थात बुधवार को कौन सी तिथि होगी, पंचमी तिथि होगी। बुधवार को पंचमी तिथि होगी क्योंकि वो सूर्योदय के पहले लग चुकी है और सूर्योदय के समय पंचमी तिथि थी। अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब बुधवार को पूरा दिन पंचमी ही तिथि थी और गुरुवार को 6:44 तक, गुरुवार को 6:44 तक पंचमी तिथि थी। गुरुवार को 6:44 तक पंचमी तिथि थी। और हम देखेंगे सूर्योदय कितने बजे हुआ है, 5:31 पर हुआ है। सूर्योदय गुरुवार को भी 5:31 पर हुआ है। इसका अर्थ है कि सूर्योदय तो 5:31 पर हुआ है और पंचमी तिथि जो है वो 6:44 थी, अर्थात गुरुवार को भी पंचमी ही तिथि थी, क्योंकि सूर्योदय के समय बुधवार को भी पंचमी तिथि थी और गुरुवार को भी पंचमी तिथि थी। इसीलिए हम कहेंगे कि इस पंचमी तिथि की वृद्धि हो गई है, क्योंकि इसने 2 सूर्योदय देख लिए, इसलिए इसकी वृद्धि हो गई है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। यहां पर देखिए, ये गुरुवार को सूर्योदय हुआ है 5:27 पर। गुरुवार को सूर्योदय हुआ है 5:27 पर और जो द्वादश तिथि थी वो 7:26 पर तक थी। तो हम ये मानेंगे कि द्वादश तिथि जो है गुरुवार को थी। अब इसके पश्चात हम अगले दिन चलते हैं शुक्रवार को। शुक्रवार को सूर्योदय हुआ है 5:27 पर और 5:45 तक तृतीया तिथि थी। 5:45 तक त्रयोदशी तिथि थी। तो हम मानेंगे कि शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि है, क्योंकि सूर्योदय के समय कौन सी तिथि थी, त्रयोदशी तिथि है। फिर इसके पश्चात रात्रि में 3:43 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो गई और अमावस्या तिथि लग गई। और शनिवार को हम देखेंगे कि सूर्योदय 5:26 पर हुआ है, 5:26 पर हुआ है, लेकिन चतुर्दशी तिथि 3:43 पर ही समाप्त हो गई है। इसका अर्थ क्या हुआ कि चतुर्दशी तिथि का हास हो गया, क्योंकि चतुर्दशी तिथि ना तो शुक्रवार को थी, क्योंकि शुक्रवार को सूर्योदय के समय त्रयोदशी तिथि थी, और ना ही वह शनिवार को है, क्योंकि शनिवार के सूर्योदय के पहले ही वो तिथि समाप्त हो गई और शनिवार को अमावस्या तिथि लग गई। तो जो चतुर्दशी तिथि है वो ना तो शुक्रवार के सूर्योदय के समय थी और ना ही वो शनिवार के सूर्योदय के समय थी। इसका अर्थ है कि चतुर्दशी तिथि का हास हो गया है। आशा करता हूं कि आप लोग तिथियों की गणना को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह कंटेंट पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और यदि नहीं भी अच्छे से समझ में आता है तो भी कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा और अच्छा कंटेंट बनाऊँगा, जिससे कि आप लोगों को क्लियरली ये सब बातें समझ में आ सकें। बस आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम नक्षत्र
वार, चरण, योग, इन सब के बारे में, पंचांग के और भी पहलुओं के बारे में जानेंगे। राधे राधे।